तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए क्वेश्चन पेपर जो टेक्नीशियन 3 CNW के लिए है। अगर आप भी CNW में काम करते हैं और टेक्नीशियन की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी हो गई है। तो चलिए ज़्यादा हम समय नहीं लेंगे और यहाँ पर अपने सवाल शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, द स्टैंडर्ड व्हील गेज ऑफ पैसेंजर BG कोचिंग स्टॉक इज़, यानी जो पैसेंजर BG कोचिंग स्टॉक होते हैं उनका स्टैंडर्ड व्हील गेज क्या है। स्टैंडर्ड व्हील गेज, तो राइट आंसर होगा इसका C 1600 mm। अगला सवाल, द मैक्सिमम व्हील गेज ऑफ पैसेंजर BG कोचिंग स्टॉक इज। देखिए ऊपर जो सवाल था वो स्टैंडर्ड व्हील गेज था और यहाँ पे मैक्सिमम व्हील गेज है। जो BG कोचिंग स्टॉक होते हैं उनका जो मैक्सिमम व्हील गेज होता है वो पूछा गया है और इसका राइट आंसर होगा D 1602 mm। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 3, द मिनिमम परमिशिबल व्हील गेज ऑफ पैसेंजर BG कोचिंग स्टॉक इज। अब यहाँ पे मिनिमम व्हील गेज पूछा जा रहा है BG कोचिंग स्टॉक का, पैसेंजर BG कोचिंग स्टॉक का मिनिमम व्हील गेज पूछा जा रहा है और इसका राइट आंसर होगा C 1599 mm। बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे सवाल हैं इसलिए बहुत ध्यान से आप देखिएगा और अगर आप नोट करना चाहते हैं तो पेन कॉपी लेके बैठिए और इसको नोट भी कर सकते हैं। अगला सवाल है, सवाल नंबर 4, व्हाट इज़ द ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ सेकेंड क्लास फिटेड विद सेल्फ जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। यानी कि जो सेल्फ जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जिस सेकंड क्लास कोच में लगा होता है उसका ट्रांसपोर्टेशन कोड क्या होता है, उसको क्या कहते हैं, और इसका राइट आंसर होगा B GS। अगला सवाल, सवाल नंबर 5, व्हाट इज़ द ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ इंस्पेक्शन कैरेज। निरीक्षण गाड़ी जो प्रशासनिक होता है का परिवहन कोड क्या है और इसका राइट आंसर होगा D RA। वो कोच जिसका इस्तेमाल DRM GM और बड़े ऑफिसर्स इंस्पेक्शन के लिए करते हैं उसको RA कहते हैं और उसी का यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कोड पूछा गया है। अगला सवाल, सवाल नंबर 6, इन कोच द लोड ट्रांसमिशन टेक्स प्लेस थ्रू। कोच के अंदर जो लोड ट्रांसमिशन होता है किसके द्वारा होता है, किसके माध्यम से होता है। 4 ऑप्शन है, सेंटर पिवट, बोगी, और यहाँ नीचे 2 ऑप्शन है, साइड बैरियर और व्हील। तो इसका राइट आंसर होगा साइड बैरियर। देखिए अगर पैसेंजर कोच की बात होती है तो उसका जो लोड ट्रांसमिशन होता है वो साइड बैरियर के थ्रू होता है और अगर गुड्स गाड़ी की बात की जाए तो उसमें जो लोड ट्रांसमिशन होता है वो सेंटर पिवट के थ्रू होता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 7, द L टाइप कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक शुड बी चेंज्ड इफ वार्म और बियॉन्ड। L टाइप कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक को बदला जाना चाहिए यह यदि वह इससे अधिक खराब हो गया हो और इसका राइट आंसर है A 10 mm। अगला सवाल, कोचिंग स्टॉक एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग ह्यूमन लाइफ इंजरी बाय। मानव जीवन से जुड़ी कोचिंग स्टॉक दुर्घटना की जांच, यानी एक ऐसी ट्रेन दुर्घटना, कोचिंग गाड़ी की एक ऐसी दुर्घटना जिसमें किसी की मृत्यु हुई हो तो उसकी जांच किसके द्वारा की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा B CRS। जब तक किसी की मृत्यु नहीं होती है तब तक CRS इंक्वायरी नहीं होती है और अगर किसी एक्सीडेंट में किसी की मृत्यु हो जाती है तो वहाँ पे CRS जांच होती है। अगला सवाल, सवाल नंबर 9, व्हाट इज़ डिफेक्ट इन डिफेक्टिंग UST टेस्ट। UST परीक्षण किस दोष का पता लगाने के लिए किया जाता है। जो UST टेस्ट होता है वो किस चीज़ का पता, किस दोष का पता लगाने के लिए किया जाता है। 4 ऑप्शन है, इंटरनल क्रैक, एक्सटर्नल क्रैक, एयर फ्लो क्रैक, नन ऑफ द अबव। यानी कि जो आंतरिक दरार होती है, बाहरी दरार, वायु प्रवाह दरार, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा इसका A, यानी कि इंटरनल क्रैक, आंतरिक दरार। आंतरिक दरार को चेक करने के लिए UST टेस्ट किया जाता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 10, रिहैबिलिटेशन ऑफ कोच स्टॉक इज कैरिड आउट बिटवीन। कोचिंग स्टॉक का पुनर्वास किसके बीच किया जाता है, कितने सालों पे किया जाता है। जैसे आयोच होता है, पीओच होता है, ठीक इसी तरह से MLR होता है। तो ये MLR कब किया जाता है कोच का, तो इसका राइट आंसर होगा B 12 से 15 साल। जब कोच की उम्र 12 से 15 साल हो जाती है तब वहाँ पे MLR के लिए भेजा जाता है जिसको रिहैबिलिटेशन कहा जाता है और ये कोचिंग डिपो के अंदर नहीं होता है, इसके लिए कोच को कोच फैक्ट्री भेजना पड़ता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 11, द मिनिमम स्टैंडर्ड बफर हाइट अबव रेल लेवल टू सेंटर ऑफ बफर इज। रेल स्तर के से बफर के केंद्र तक अधिकतम मानक बफर ऊंचाई कितनी होती है। यानी कि बफर हाइट की बात हो रही है, मैक्सिमम बफर हाइट कितना होता है और बफर हाइट कहाँ से नापते हैं, जो रेलवे लाइन होते हैं उसके टॉप से जो बफर लगा होता है उसके सेंटर,
बफर के सेंटर से रेलवे के टॉप तक की जो ऊंचाई होती है इसको बफर हाइट कहते हैं। और ये मैक्सिमम कितना होना चाहिए? इसका राइट आंसर है सी 1105 mm। 1105 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल, सवाल नंबर 12, बफर के केंद्र तक रेल स्तर से ऊपर न्यूनतम अनुमेय बफर ऊंचाई यानी कि मिनिमम बफर हाइट कितना होना चाहिए? इसका राइट आंसर है डी 1030 mm। गाड़ी लोड होने के बाद अगर पैसेंजर कोच है या फिर आप बीपी है जिसमें पार्सल लोड होता है, पार्सल वैन, तो इनमें सामान लोड होने के बाद और पैसेंजर ट्रेन में लोगों के चढ़ने के बाद बफर हाइट जो होती है मिनिमम 1030 mm से ज़्यादा कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अगला सवाल, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू बफर्स एट वन एंड? एक छोर पर दो बफर के बीच की दूरी क्या होती है? एक ही एंड पे दो बफर लगे होते हैं, उन दोनों के बीच की दूरी क्या होती है? देखिए ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कहीं मैंने भी आज तक कभी पढ़ा नहीं था, देखा नहीं था कि ये कितनी होती है, या कभी किसी को पढ़ाते हुए मैंने नहीं सुना था कि दो बफर के बीच की दूरी कितनी होती है। तो ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो बहुत कम देखने को मिलते हैं और इसका राइट आंसर होगा सी 1956 mm। 1956 mm उन दोनों बफर के बीच की दूरी होती है एक ही एंड के। अगला सवाल, सवाल नंबर 14 लेते हैं। व्हाट इज़ द बफर स्ट्रोक इन आईसीएफ कोच? आईसीएफ कोच में बफर स्ट्रोक क्या होता है, कितना होता है? राइट आंसर है ए 127 mm। 127 mm का बफर स्ट्रोक होता है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 15, बीजी पर एक ही एक्सल में पावर कोच के लिए व्हील ट्रेड व्यास में अनुमेय भिन्नता कितनी होती है? चार ऑप्शन है 0.48, 0.45, 0.50 और 0.48। इसका राइट आंसर है सी 0.50 mm। ये राइट आंसर है। अगला सवाल, सवाल नंबर 16, बीजी पर एक ही कोच पर 4 पहिया ट्रॉली के लिए व्हील ट्रेड व्यास में अनुमेय भिन्नता कितनी होनी चाहिए? यानी एक ही कोच में जो 4 पहिया ट्रॉली है, 4 व्हीलर ट्रॉली है, उनके व्हील ट्रेड व्यास में कितना डिफरेंस चल सकता है मैक्सिमम? तो राइट आंसर है डी 13 mm। इससे ज़्यादा नहीं चलेगा। अगला सवाल, ट्विन पाइप प्रणाली में एक वाहन में कितने एंगल कॉक उपलब्ध कराए जाते हैं? हाउ मेनी एंगल कॉक्स आर प्रोवाइडेड इन ए व्हीकल इन ट्विन पाइप सिस्टम? जिन ट्रेनों में ट्विन पाइप सिस्टम लगा होता है, चाहे वो गुड्स की जो वैगन है या फिर पैसेंजर के कोच है, पैसेंजर ट्रेन के, जिनमें भी ट्विन पाइप सिस्टम का एयर सिस्टम लगा हुआ है, उसमें कितने एंगल कॉक होते हैं? और इसका राइट आंसर है सी। देखिए इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था पूरा एयर ब्रेक सिस्टम के ऊपर, और मैंने उस वीडियो में बार बार कहा था कि अगर आप एयर ब्रेक सिस्टम को समझ लेंगे तो उसमें से आपको सवाल ये सब रटने नहीं पड़ेंगे। उस सिस्टम को अगर आप समझ लेंगे तो आप 1000 एयर ब्रेक से जुड़े हुए सवालों के आप जवाब दे सकते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 18, डूरिंग चार्जिंग पोजीशन एयर प्रेशर इन एक्सिलरी रिजर्वायर इज? चार्जिंग स्थिति में सहायक जलाशय में वायु का दबाव कितना होता है, यानी कि एआर का प्रेशर कितना होता है चार्जिंग के दौरान? तो देखिए चार्जिंग के दौरान जो एआर होता है उसका प्रेशर होता है 6.0 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट आंसर होगा सी। क्यों होता है? बहुत सिंपल सी बात है। देखिए जो एआर होता है अगर वो चार्ज होता है तो वहाँ पे वो एफपी के द्वारा चार्ज होता है। ठीक है, एफपी के द्वारा चार्ज होता है और एफपी का प्रेशर कितना होता है 6 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चार्जिंग के समय सीआर का प्रेशर, सॉरी सीआर नहीं, एआर का प्रेशर, ऑक्सिलरी रिजर्वायर एआर का प्रेशर 6 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। लेकिन यहाँ पे एक सवाल और उठता है कि जब अगर सिंगल पाइप ब्रेकिंग सिस्टम है, कोई गुड्स का वैगन है जिसमें सिंगल पाइप ब्रेकिंग सिस्टम लगा हुआ है, तो उसमें तो एफपी नहीं होता है, फीड पाइप नहीं होता है, और उसमें जो एआर है वो भी 5 kg से चार्ज होता है। तो यहाँ पे एआर 5 kg से भी चार्ज हो सकता है और 6 kg से भी चार्ज हो सकता है। तो यहाँ पे 6 kg क्यों मैं चुन रहा हूँ? इसलिए क्योंकि यहाँ पे 5 kg का यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, यहाँ पे सीधा 6 kg का ऑप्शन दिया गया है। तो अगर 6 kg का आपको ऑप्शन मिलता है तो आपको 6 kg चुनना है, और अगर 5 kg का ऑप्शन रहेगा तो वहाँ 6 kg उसके साथ नहीं रहेगा, तो वहाँ पे आपको 5 kg चुनना है। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 19, आरंभिक स्टेशन पर मेल एक्सप्रेस ट्रेन के लिए ब्रेक पावर प्रतिशत कितनी होनी चाहिए? जहाँ से ट्रेन शुरू होती है वहाँ पे अगर कोई मेल एक्सप्रेस ट्रेन है तो उसका ब्रेक पावर कितना होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा सी 100%।
100% BMBC या 100% उसके पिस्टन काम करने चाहिए, पूरी गाड़ी में 100% ब्रेक लगने चाहिए, तभी वो गाड़ी आगे वहाँ से जाएगी। अगला सवाल, सवाल नंबर 20, द कलर ऑफ ब्रेक पाइप इन कोचिंग ट्रेन इज, कोचिंग ट्रेनों में ब्रेक पाइप का रंग क्या होता है। ये जितने सवाल है ना, मैंने पिछले जो वीडियो बनाया है उसमें मैंने डिटेल में बताया, ये सारे सवालों के आंसर अगर आप उन वीडियो को देखे होंगे तो इन सारे सवालों के आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा सी, ग्रीन, हरा। जो यहाँ पे ब्रेक पाइप होता है जिसको कि हम शॉर्टकट में बीपी भी कहते हैं और कई बार हम उसको ट्रेन पाइप भी कह देते हैं, तो इसका रंग हरा होता है। जबकि दूसरा जो पाइप होता है वो एफपी होता है जिसे हम फीड पाइप भी कहते हैं और उसका रंग वाइट होता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 21, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ SAB। SAB का कार्य क्या है। इसके ऊपर भी मैंने पिछले वीडियो में बताया है, फोटो भी दिखाया है कि इसका काम क्या है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, राइट आंसर होगा ए, ये राइट आंसर होगा टू डेवलप ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट। ये ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट करता है किस चीज़ का, स्लैक का। ठीक है, जो ब्रेक सिलेंडर होता है उसमें ये इनबिल्ट नहीं होता है मालगाड़ी के अंदर। SAB जो होता है ये एक अलग से लगा होता है, और जो BMBC यानी कि बॉगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर जो होते हैं उनके अंदर SAB इनबिल्ट होता है, अलग से नहीं होता है, इनबिल्ट होता है। तो ये स्लैक को एडजस्ट करता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 22, सवाल नंबर 22, बोगी में सेफ्टी लूप और एक्सल के बीच अधिकतम दूरी कितनी होनी चाहिए। ICF बोगी में सेफ्टी लूप और एक्सल के बीच की अधिकतम दूरी कितनी होनी चाहिए। इसका राइट आंसर है सी, 40 mm। व्हाट शुड बी द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन सेफ्टी लूप एंड एक्सल इन ICF बोगी। राइट आंसर 40 mm। अगला सवाल, सवाल नंबर 23, LHB कोचेज आर प्रोवाइडेड विद व्हाट टाइप ऑफ बेयरिंग। LHB कोच में किस प्रकार के बेयरिंग का उपयोग किया जाता है। यहाँ भी 4 ऑप्शन है, स्पेरिकल टाइप, प्लेन बेयरिंग, CTRB। तो राइट आंसर होगा सी, CTRB। CTRB बेयरिंग का इस्तेमाल LHB कोच में किया जाता है। LHB के जितने भी व्हील होते हैं उसमें CTRB बेयरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 24, इन ब्रेक कोच PEAV and PEASD is connected to branch pipe is। एयर ब्रेक कोच में PEAV और PEASD शाखा पाइप से जुड़े होते हैं। किस पाइप से जुड़े होते हैं, ये इमरजेंसी जो चैन पुलिंग जिसको कहते हैं, ये उसकी बात हो रही है। तो वो किस से जुड़े होते हैं, वो राइट आंसर होगा बी, BP से, ब्रेक पाइप से। तभी तो हम जब चैन पुलिंग करते हैं तो वहाँ पे BP में प्रेशर ड्रॉप होता है जिससे ड्राइवर को पता चलता है और गाड़ी में ब्रेक लगाता है, गाड़ी में ब्रेक लगती है। तो ये राइट आंसर बी होगा, BP। अगला सवाल, सवाल नंबर यहाँ 25, मैनुअली ऑपरेटेड पायलट वेंट वॉल्व इज। मैनुअली रूप से संचालित पायलट वेंट वॉल्व कहाँ होता है या किसे कहते हैं। तो ये राइट आंसर हो जाएगा ए, PEAST। अगला सवाल, ये इसका आप लोगों को फुल फॉर्म पता है PEAST का, पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिस्टम डिवाइस। ठीक है, तो अगला सवाल, सवाल नंबर 26, मैक्सिमम CBC हाइट ड्रॉप अंडर लोड एंड वार्म कंडीशन ऑफ LHB कोचेस। लोड के तहत अधिकतम CBC ऊंचाई में गिरावट और LHB कोच की मतलब जो स्थिति होती है गिरावट कितनी होनी चाहिए। तो ये है 75 mm, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल, सवाल नंबर यहाँ 27, विच बॉगीज आर प्रोवाइडेड फॉर हाई पैसेंजर राइड इंडेक्स कंफर्ट। उच्च यात्रियों की सवारी सूचकांक आराम के लिए कौन सी बोगियां प्रदान की गई है। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ऐसी कौन सी बोगी है जिसमें यात्रा के दौरान यात्रियों को ज़्यादा आराम मिलता है, ज़्यादा उनकी आरामदायक यात्रा पूरी होती है। तो यहाँ पे ICF है, IRS टाइप है, BEML है और फिएट है, SIG टाइप। तो राइट आंसर होगा डी, फिएट बोगी। इसकी जो फिएट बोगी वाले कोच होते हैं उनकी जो यात्रा होती है वो बाकी बोगी वाले गाड़ियों के मुकाबले ज़्यादा आरामदायक होती है, इनका राइडिंग इंडेक्स ज़्यादा अच्छा होता है। और ये किस में यूज़ होता है, ये LHB में यूज़ होता है, फिएट बोगी। अगला सवाल, सवाल नंबर 28 देख लेते हैं। द साइड वाल्व ऑफ कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट ऑफ LHB कोच ओपन्स ऑटोमेटिकली एट स्पीड एबव। LHB कोच के नियंत्रित डिस्चार्ज टॉयलेट का स्लाइड वाल्व ऊपर की गति पर स्वचालित रूप से खुलता है। ये जो
CDTS लगा होता है LHB में। आजकल तो सब में बायो टॉयलेट लग गया है, पहले CDTS लगा होता था, यानी टॉयलेट के नीचे एक टैंक लगा होता था जिसमें वेस्ट मटेरियल होता था। और वो जो टैंक होता था, एक जब ट्रेन की एक निश्चित स्पीड आती थी तो उस स्पीड पे उसका नीचे से जो उसका बॉटम हिस्सा था वहाँ पे एक स्लाइडर वॉल्व था, वो खुल जाता था और जो भी उसमें वेस्ट मटेरियल होता था वो नीचे गिर जाता था। इससे क्या होता था, गाड़ी जब स्टेशन पे आती थी तो वहाँ पे अगर कोई टॉयलेट यूज़ करता था तो वो सारी चीज़ें उस टैंक में रह जाती थी और स्टेशन प्लेटफॉर्म का एरिया ये सब गंदा नहीं होता था। तो ये स्पीड पूछ रहा है कि किस स्पीड पे वो स्लाइड वॉल्व खुल जाता था, तो वो स्पीड थी 30 kmph। ठीक है, राइट आंसर होगा इसका C, 30 kmph। तो जब गाड़ी की स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार जैसे ही पहुंचती थी तो टॉयलेट का स्लाइड वॉल्व खुल जाता था, उसमें जो भी चीज़ें होती थी वो नीचे गिर जाती थी। अगला सवाल, सवाल नंबर 29, नंबर ऑफ योर डैम्पर्स इन LHB कोच आर। LHB कोच में योर डैम्पर्स की संख्या कितनी होती है? देखिए LHB में डैम्पर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और आपको ये चीज़ बिल्कुल याद कर लेना है कि योर डैम्पर कितने होते हैं और टोटल डैम्पर कितने होते हैं। एक LHB पूरे कोच में कितने डैम्पर होते हैं, यहाँ पे कोच पूछा जाता है, LHB कोच में कितने डैम्पर होते हैं। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए एक ट्रॉली में, एक बोगी में कितने डैम्पर होंगे, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से ध्यान रखने वाली बात है। तो एक LHB कोच में राइट आंसर होगा B, 2 डैम्पर होते हैं, योर डैम्पर, 2 योर डैम्पर होते हैं एक LHB कोच में। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 30, कंडमिंग व्हील डायमीटर ऑफ LHB कोचेस। LHB कोच के कंडमिंग व्हील का व्यास कितना होता है? तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, 813 mm, 840 mm, 845 mm और 874 mm। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा 845 mm। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि 845 के अलावा 855 mm भी होता है, तो सही बात है 855 mm भी होता है, लेकिन कंडीशन अलग है। 855 mm किस व्हील का होगा और 845 mm किस व्हील का होगा, ये दोनों अलग अलग मामला है। तो इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा और अच्छे समझा दूंगा कि 845 कब होता है और 855 कब होता है। लेकिन अगर आपके सामने ऐसा सवाल आए और इसमें खाली एक ऑप्शन 845 mm का है तो आपको 845 mm ही सेलेक्ट करना है, और अगर 845 और 855 दोनों ही रहे तो वहाँ पे आपको 855 mm वहाँ पे टिक करना है, 845 को टिक नहीं करना है। अगर दोनों रहे तो 855 को टिक करना है, और अगर खाली 845 रहे तो 845 को टिक करना है, और खाली 855 रहे तो खाली 855 को टिक करना है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 31, हाउ मेनी स्पीड सेंसर हैव बिन प्रोवाइडेड इन LHB कोच व्हील। LHB कोच व्हील में कितने स्पीड सेंसर दिए गए हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा D, 4। अगर आपने WSP के ऊपर मेरा वीडियो देखा होगा तो आपको बहुत अच्छे से इस चीज़ को आप समझ पाएंगे, नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। जो स्पीड सेंसर होते हैं, स्पीड को सेंस करते हैं, इनकी संख्या पूछा जा रहा है कि एक LHB कोच में स्पीड सेंसर की संख्या कितनी होती है। तो 4 होती है, हर एक्सल पे एक स्पीड सेंसर होता है, यानी एक बोगी में 2 स्पीड सेंसर, और एक कोच के अंदर 2 बोगी होती है, 4 एक्सल होते हैं, तो 4 एक्सल के हिसाब से 4 स्पीड सेंसर होते हैं। हर एक्सल पे एक स्पीड सेंसर लगा होता है LHB कोच में, तो एक कोच में 4 एक्सल होते हैं, मतलब 4 स्पीड सेंसर यहाँ पे होते हैं। अगला सवाल, व्हाट टाइप ऑफ कपलर यूज्ड इन LHB कोचेस। LHB कोचों में किस प्रकार के कपलर का उपयोग किया जाता है? यानी कि कपलर का मतलब यहाँ पे CBC की बात हो रही है कि किस प्रकार के कपलर CBC का इस्तेमाल किया जाता है। H टाइप, CBC टाइप, टाइट लॉक कपलर विद एंटी क्लैम्बिंग फीचर, चढ़ाई रोधी सुविधा के साथ टाइट लॉक कपलर, ये इस्तेमाल होता है। राइट आंसर है B, चढ़ाई रोधी, यानी कि एंटी क्लैम्बिंग फीचर होता है उस कपलर में। जब भी कभी ट्रेन हादसा हो जाता है तो कोच एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ते हैं, ऐसी सुविधा यहाँ पे LHB के कपलर में दी गई है। अगला सवाल, सवाल नंबर 33, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ WSP। WSP का अर्थ क्या है? WSP 4 ऑप्शन है, वाटर स्पीड प्रोटेक्शन, वाटर स्लाइड प्रोटेक्शन, व्हील्स, सॉलिड प्रोफाइल, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा इसका B, व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन, यानी कि व्हील को स्लाइड होने से, घिसने से, घसीटने से बचाने वाला सिस्टम है WSP। इसके ऊपर मैंने बहुत डिटेल में बड़ा अच्छा वीडियो बनाया है, मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगर आप एक बार उस वीडियो को देख लेंगे तो WSP का पूरा सिस्टम आप समझ जाएंगे। अगला सवाल, सवाल नंबर 34, डिफरेंस बिटवीन ब्रेक पैड एंड डिस्क इज। ब्रेक पैड और डिस्क के बीच का अंतर कितना होता है? जब हम ब्रेक पैड लगाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको डिस्क के साथ चिपका दें, और यहाँ डिस्क की बात हो रही है तो मतलब यहाँ LHB कोच की बात हो रही है, क्योंकि LHB में डिस्क है, बाकी ICF और गुड्स में तो डिस्क होता नहीं है। तो यहाँ LHB की बात हो रही है कि ब्रेक पैड और डिस्क के बीच में कितना अंतर होता है, और ये अंतर होता है C,
1.5 mm। इससे कम और इससे ज़्यादा ये अंतर को नहीं रखा जा सकता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 35, व्हाट इज़ द वीकेस्ट लिमिट ऑफ द एच टाइप टाइट कपलर लॉक सेंटर बफर कपलर। एच टाइप टाइट लॉक सेंटर बफर कपलर की सबसे कमज़ोर कड़ी क्या है, मतलब इसमें कौन सा वो पार्ट है जो सबसे कमज़ोर माना जाता है एच टाइप टाइट लॉक सेंटर बफर कपलर में, सीबीसी में, एच टाइप टाइट लॉक सेंटर बफर कपलर। राइट आंसर होगा इसका बी, नकल। ये सबसे कमज़ोर हिस्सा होता है जो सबसे जल्दी टूट जाता है, टूटता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 36, डिस्ट्रक्शन ट्यूब इज़ प्रोवाइडेड इनसाइड द। विनाश नली किसके अंदर दी गई है। अब ये जो डिस्ट्रक्शन ट्यूब होती है ये हर कोच में नहीं होता है, ये LHB के अंदर नहीं होता है, ये होता है ICF के अंदर। ICF का जो बफर होता है उसके अंदर होता है, तो ये राइट आंसर होगा ए, बफर के अंदर, यानी डिस्ट्रक्शन ट्यूब बफर के अंदर होता है। और बफर ICF में होता है तो ICF के अंदर ये चीज़ होता है। लेकिन LHB में भी बफर होता है, जो जनरेटर कार होता है तो उसमें तो बफर होता ही है, तो उसके अंदर भी होगा, फिर बफर के अंदर अगर है तो उसके अंदर भी माना जाएगा। हालांकि मैंने कभी देखा नहीं है, मैं फिर से देखूंगा तो कभी फिर आपको बताऊंगा, लेकिन इसका राइट आंसर यहाँ पे है बफर। अगला सवाल, सवाल नंबर 37, ऑफ विच ब्रेक वैन द क्विक कपलिंग इज द पार्ट। त्वरित कपलिंग किस ब्रेक वैन का भाग है। राइट आंसर होगा सी, BVZC, BVZC। अगला सवाल, सवाल नंबर 38, व्हाट इज़ द लेंथ ओवर हेड स्टॉक ऑफ द बॉक्सन वैगन। बॉक्सन वैगन के हेड स्टॉक की लंबाई कितनी होती है। राइट आंसर होगा बी, 9784 mm। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये लेंथ और ये जो डायमेंशन होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इन सब चीज़ों को आप बहुत ध्यान से नोट कर लेना, ये एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं। सवाल नंबर 39, पीओच ऑफ VG ब्रेक वैन इज़। जो पीओच होता है VG ब्रेक वैन का, उसका पीओच कितने दिनों में होता है, कितने महीने में होता है, या फिर कितने साल में होता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 3.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल। राइट आंसर होगा बी, 2 साल। 2 साल पे उनका पीओच होता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 40, इन एयर ब्रेक सिस्टम द थ्रेड ज्वाइंट आर टाइट विद विच टाइप ऑफ टेप। एयर ब्रेक प्रणाली में धागे के जोड़ों को किस प्रकार के टेप से कसा जाता है। जॉइंट्स को किस प्रकार के टेप से कसा जाता है। सेलो टेप, टेफलॉन टेप, पेपर टेप, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल, सवाल नंबर 41, व्हील बेस ऑफ कैस्नफ बोगी इज। कैस्नफ बोगी का व्हील बेस कितना होता है। कैस्नफ बोगी कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, गुड्स गाड़ियों में। गुड्स गाड़ी में जिन बोगी का इस्तेमाल होता है वो कैस्नफ बोगी होते हैं, और उनका व्हील बेस होता है 2000 mm। यहाँ पे राइट आंसर होगा ए, 2000 mm। अगला सवाल, सवाल नंबर 42, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ मैनिपुलेटर। मैनिपुलेटर का उद्देश्य क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, फॉर डाउन हेड वेल्डिंग, यानी वेल्डिंग करने के लिए अगर किसी चीज़ को पलटना है। किसी चीज़ को क्या है, यहाँ पे बॉगी होता है जिसको हम ट्रॉली कहते हैं। अगर ट्रॉली में नीचे के हिस्से को वेल्डिंग करना है और उसको पलटना है, पलट के नीचे वाले हिस्से को ऊपर की तरफ लेना है, तो उसको मैनिपुलेटर कहा जाता है। उस मशीन को जिस पे उसको लोड करके पलटी किया जाता है। तो मैनिपुलेटर वो होता है जिसके ऊपर किसी चीज़ को रख के आप पलट सकते हैं और फिर उसको वेल्डिंग कर सकते हैं। ये आपके डिपो में शायद ही कहीं मिलेगा, ज़्यादातर वर्कशॉप वगैरह में इस चीज़ का इस्तेमाल होता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 43, व्हाट इज़ द पीरियोडिसिटी ऑफ आयोच ऑफ ICF कोचेज़। ICF कोचों के आयोच की अधिकतम समय कितनी होती है। राइट आंसर है ए, 9 महीना। 9 मंथ पे आयोच होता है। अच्छा, यहाँ पे एक और सवाल आता है, ये 9 मंथ पे अगर सवाल यह है कि ICF कोच का पहला आयोच कब होता है। ये तो नॉर्मली जब आपसे पूछा जाए कि ICF कोच की आयोच कब की जाती है, कितने महीनों में की जाती है, तो इसका आंसर होगा 9 महीना। लेकिन अगर इसमें ये जुड़ जाए कि ICF कोच का पहला आयोच कितने महीने पे किया जाता है, तो उसका राइट आंसर होगा 12 महीना। 12 महीना में पहला आयोच होता है और 24 महीना में पहला पीओच होता है। उसके बाद 9 महीना में आयोच होता है और 18 महीना में पीओच होता है। 9 महीना और 18 महीना का ये सर्कल चलता है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 44, द कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक इन यार्ड फॉर एयर ब्रेक ट्रेन शुड बी चेंज विद थिकनेसेस। एयर ब्रेक ट्रेन के लिए यार्ड में कंपोजिट ब्रेक ब्लॉक को मोटाई कितनी मोटाई होने पे उन्हें बदल देना चाहिए, यानी कितना बचा रहेगा तो हम उसे बदल देंगे। और इसका राइट आंसर है ए, 10 mm। 10 mm की अगर मोटाई बची है तो आप उसको बदल दें। अगला सवाल, सवाल नंबर 45, एज पर न्यू वैगन नंबरिंग स्कीम फर्स्ट 2 डिजिट विल इंडिकेट। नई वैगन नंबरिंग योजना के अनुसार
पहले जो 2 नंबर इंगित होते हैं वो किस चीज़ को दिखाते हैं, यानी कि जो वैगन होते हैं उनके ऊपर जो नंबरिंग होता है, तो उन नंबरिंग में पहले के जो 2 नंबर होते हैं वो किस चीज़ को दिखाते हैं। वैगन क्या, रेलवे को दिखाते हैं, वैगन के प्रकार को दिखाते हैं, या फिर वैगन कब बना, किस साल बना, उसको दिखाते हैं, किस चीज़ को दिखाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बी, टाइप ऑफ वैगन, वैगन के प्रकार, यानी कि वो वैगन किस प्रकार का है। अगर आपको वैगन का कोई नंबर दे दिया जाए और पूछा जाए कि भाई ये किस प्रकार का वैगन होगा, तो आप शुरू के 2 डिजिट को देख के बता दोगे कि वो BCN है या बॉक्सन है या जो भी है। आप उस 2 नंबर को देख के आप बता सकते हो कि वो किस प्रकार का वैगन है। ठीक है, अगला सवाल, सवाल नंबर 46, व्हाट डू यू मीन बाई CC रेक। CC रेक से आप क्या समझते हैं, CC रेक क्या होता है, यानी इसका एक तरह से आपको यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, CC का मतलब क्या होता है, CC का फुल फॉर्म क्या होता है। राइट आंसर होगा बी, क्लोज सर्किट रेक। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 47, स्टैंडर्ड बफर प्रोजेक्शन फॉर हेड स्टॉक इज। हेड स्टॉक से मानक बफर का प्रक्षेपण कितना होता है। राइट आंसर होगा बी, 635 mm। अगला सवाल, सवाल नंबर 48, व्हाट टाइप ऑफ सेंटर बफर कपलर यूज्ड इन इंडियन रेलवे। भारतीय रेलवे में किस प्रकार के सेंटर बफर कपलर का उपयोग किया जाता है, और इसका राइट आंसर होगा सी, AAR टाइप सेंटर बफर कपलर का इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 49, विच अमॉन्ग द बफर गियर असेंबली एब्जॉर्ब द बफर इम्पैक्ट। बफर गियर असेंबली में कौन सा पार्ट जो होता है वो बफर के प्रभाव को अवशोषित करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ए, बफर स्प्रिंग। स्प्रिंग ही तो झेलेगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 50, द ट्रैक्टिव एफर्ट ऑफ द लोको टू द इंडिविजुअल वैगन इज ट्रांसमिटेड विद द हेल्प ऑफ। लोको का जो ट्रैक्टिव फोर्स होता है अलग अलग वैगनों तक पहुंचने में कौन मदद करता है, किसके थ्रू लोको का जो ट्रैक्टिव फोर्स है वो वैगन में जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, ड्रॉ गियर। ड्रॉ गियर के द्वारा ये सारा ट्रांसमिशन होता है। तो आज का ये 50 क्वेश्चन हो गया। कल के वीडियो में अगला 50 क्वेश्चन हम लेंगे, देखेंगे कि क्या है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा, ताकि ऐसे जितने वीडियो आपको मिले आए देखने के लिए, तो आप ताकि उनको देख सकें। ऐसे बहुत सारे वीडियोस यहाँ पे और आने वाले हैं। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और आप इसमें से कितने सवालों को हल कर सकते हैं वो भी ज़रूर कमेंट करके बताइए। आपने कितने सवालों को हल किया है या फिर कितने सवालों का आंसर आपको पता है, ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।